मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो 5th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, कौन सा, सोशल रिसर्च एंड मेथड, समाज के जो आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान वाला जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें सामाजिक अनुसंधान के क्या अर्थ होते हैं, क्या प्रकृति होती है और उसके क्या महत्व होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपके सामने जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर अन्य वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर जरूर से देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों और महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है आपको और इसके प्रमुख उद्देश्य को महत्व स्पष्ट करना है कि भाई जो समाज के ऊपर जो अनुसंधान किया गया आपके अंदर समाज शास्त्र के अंदर, उसको वो क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, वो क्यों आपके सामने अनुसंधान किए गए और उनका क्या महत्व था, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रश्न को समझना, प्रश्न को अगर ये आपके सामने प्रश्न आए तो इसके 3 भाग है। पहले सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है, समझ में आ गया। फिर वो सामाजिक जो अनुसंधान हुए उनको क्यों कहे, उनका उद्देश्य क्या था, आपको वो कोई भी चीज की गई, कोई भी रिसर्च की गई, उसका उद्देश्य क्या था, और फिर वो उद्देश्य पूर्ति होने के बाद में उसका महत्व क्या था। प्रश्न को समझना जरूरी है। अब आप नंबर अगर अच्छे अंक लाना चाहते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं कि रट लिया और रट के लिख दिया, समझो कि प्रश्न में पूछा क्या गया आपके सामने, उसी हिसाब से चीजों को लिखना सीखो। अब धीरे धीरे आप परिभाषा की बात करें, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं, समस्याओं या व्यवहार को व्यवस्थित करने वाले वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक तरीके से समझने को कहा जाता है। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, कोई भी समाज में जो घटना हुई है, समझ में हो गया, समाज में कोई समस्या दिखाई पड़ रही है या जो लोगों के जो व्यवहार में आपके सामने जो व्यवहार करने का जो तरीका होता है, उसी को जो समझने का तरीका, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। खैर आपको समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन, तो अभी समझा दूंगा मैं आपको। जैसे पहले के समय लोग, हमारे जो परिवार हुआ करते थे, वो सभी लोग क्या हुआ करते थे, आपके सामने एक ही पिताजी के 4 बेटे, चारों एक जगह रह जाते थे आपके सामने। समझ में आ गया, आपके सामने चारों के चारों एक जगह आपके सामने, वो लड़के, उनकी जो पत्नियां, वो उनके बच्चे, सभी एक जगह रहते थे आपके सामने। लेकिन आज के समय अगर अपन बात करें तो सभी लोग क्या चाहते हैं, 4 बेटे वो ऐसे सोचेंगे कि भाई अपन 4 अलग अलग जगह मकान बना कर रहे हैं, हम एक जगह नहीं रहना चाहते। या आपने समाज में चीज देखी होगी आज के समय। तो ये क्या हो रहा है आपके सामने, जो सामाजिक क्या एक प्रकार के जो लोगों का जो व्यवहार है वो आपके सामने बदल रहा है। समाज में समस्या भी मान सकते हो, परिवारों का विघटन हो रहा है। घटनाओं की बात करें आपके सामने, समाज में कोई ना कोई इस प्रकार की घटना हुई, जैसे आपके सामने क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में सरकारी नौकरियों की वैल्यू अचानक से बढ़ने लग गई समाज में। साथ के साथ लोग अब ज्यादा सचेत होने लगे कि हमने पैसा है थोड़ा बचा कर रखना चाहिए, पता नहीं किस प्रकार की विकट समस्या आ जाए और हमें जीवन में आगे पैसे की जरूरत पड़ जाए। क्या ये समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है इस समय? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो लोगों के समाज में जो व्यवहार में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में किस प्रकार की समस्याएं, जैसे इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने। तो इन सब चीजों को जब विस्तार से समझा जाता है वैज्ञानिक ढंग से, और उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बारे में जो नए ज्ञान की खोज की जाती है कि भाई ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है। आज के समय सभी परिवार एक दूसरे से अलग क्यों रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान मोबाइल का है। समझ में आ गया। छोटी सी बात होती थी पहले, कोई घर में छोटी छोटी बड़ी बात, भाई कोई पति पत्नी आपके सामने, सास बहू है ना, देवर जेठ, कोई भी किसी भी बीच के बीच में अगर लड़ाई हो जाती थी तो भाई आज क्या होता था, आपके सामने वो बात है वहीं पर निपट जाती थी, सभी बैठ के आपके सामने कह देते थे, या फिर आपके सामने जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कह देते, उनकी बात मान ली जाती थी। लेकिन आज के दिन क्या होता है, आपके सामने तुरंत फोन मिल जाते हैं इधर उधर, ये होता है आपके सामने। बड़े बुजुर्गों का अब उतना महत्व नहीं रह गया, उनकी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही है, इसी बारे में उन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है और नए ज्ञान में नई खोज की क्या की जाती है आपके सामने, उसी चीज को अनुसंधान कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान। इससे क्या होता है, समाज के नए सिद्धांतों का निर्माण होता है और मौजूदा सिद्धांतों को परीक्षण भी किया जाता है। भाई समाज वक्त के साथ बदलते हैं, तो समाज शास्त्र को भी वक्त के साथ बदलने की जरूरत होती है। समझ में आ गया। जो आपके सामने राजा महाराजाओं की जो पद्धति आपके सामने 1900 आपके सामने जो
16वीं शताब्दी, 14वीं, 12वीं शताब्दी के अंदर चला करती थी, अगर हम उन्हीं विचारों को आज तक समाजशास्त्र में पढ़ते रहेंगे, क्या वो आज के समय प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं है। समाज पूरी तरह बदल गए हैं, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल गया, आपके सामने जमींदारी प्रथा की जो साम्यवाद की प्रथाओं में बदल गई, हर चीज बदल गई है। तो यही है, इससे क्या होता है, नए नए सिद्धांतों को समाजशास्त्र में जोड़ा जाता है और जो मौजूदा सिद्धांत है उनके अंदर भी उनका क्या किया जाता है, परीक्षण वो किया जाता है, जिससे समाज के मानव संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। जिससे क्या हो सकता है, जो लोगों के जो संबंध होते हैं आपके सामने एक दूसरे के साथ, उनको और बेहतर ढंग से चीजों को समझा जा सके। नए नए समय समय पर इस प्रकार की रिसर्च की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्यों किया, अब आपने पढ़ा भाई परिभाषा आपके सामने, आप पढ़ेंगे इनका, ये जो आपके सामने मानो जो सामाजिक अनुसंधान किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है आपके सामने। पहला उद्देश्य आपके सामने ज्ञानवर्धि, सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में नए ज्ञान का सर्जन करना, मतलब समाज के बारे में, समाज की जो नई वास्तविकताएं आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और उसके बारे में जो नया ज्ञान होता है उसको जो सर्जित किया जाता है, उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ज्ञानवर्धि के नाम से जाना जाता है। भाई समाज में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, समाज में आपके सामने अब समाज में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में अब नई चीजें और क्या हो रही हैं, उसी इस प्रकार के रिसर्च करके तो आपके सामने क्या पता चलता है, सामाजिक अनुसंधान करके पता चलता है कि इस समय समाज में क्या चल रहा है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने समस्याओं का समाधान, सामाजिक समस्याओं के मूल कारण को समझना और उनके समाधान को सुलझाना। तो आपके सामने इस प्रकार की से आपके सामने जो समाज की जो समस्याएं होती हैं उनके मूल कारण, भाई ये समस्याएं उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, उनको समझा जाता है और उनका समाधान किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इन सब चीजों पर बहुत ही गहराई से चीजों को समझा जाता है। तो यही है, सामाजिक समस्याओं का जो मूल कारण होता है उसको समझ आता है और कैसे उनको सुलझाना, उन सामाजिक समस्याओं को, उसके बारे में विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया सामाजिक समस्याओं के क्या क्या कारण है वो, ये जो आपके सामने, जैसे वो आज के समय सभी लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, बच्चे तनाव में बहुत जल्दी आ रहे हैं, आजकल रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं आपके सामने सारी चीजें, इनको समझा जाता है और इनका क्या समाधान है, इनको बहुत विस्तार से समझा जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें अपने सामने, सिद्धांत निर्माण एवं परीक्षण, नए सिद्धांतों का विकास करना और मौजूदा सिद्धांतों की वैधता को जानना। भाई समाज बदलते हुए, समाज के साथ बदलते हुए वक्त के साथ, तकनीक के साथ समस्याएं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, तो सिद्धांत, जो नए नए सिद्धांतों का भी आना जरूरी है। समाज शास्त्र को भी बदलते हुए समाज के साथ बदलना जरूरी है, तो इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं जिससे नए सिद्धांत निकल कर आते हैं और जो मौजूदा सिद्धांत है आपके सामने उसकी जो वैधता है, भाई आज के समय वो समाज में कितने प्रासंगिक हैं, क्या उनकी वैधता आज के समय उतनी है, क्या आज के समय भी वो इतने सही से लागू होते हैं नहीं होते हैं, इसके बारे में जांच की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, सिद्धांत निर्माण व परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भविष्यवाणी। अगर आप कोई भी चीज की भविष्यवाणी किस प्रकार से कर सकते हो, दो प्रकार से। पहला तो सीधा तुक्का मार दो कि भैया जी ये होगा, जैसे आप नहीं कहते हो, आज घर पे बैठे हो, बैठे बैठे आप कह देते हो भाई मेरे को लग रहा आज भारत जीतेगा, है ना, बाहर तो साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आज भारत जीतेगा, मुझे लग रहा है, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, तो इसको कहते हैं एक प्रकार से तुक्का करना। दूसरी बात, पूरा विश्लेषण करना कि पिच कैसी है, भारत के बॉलर कैसे हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर है कैसे हैं, उनके बीच में किस प्रकार का आपके सामने जो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हर चीज को रिसर्च करके और एनालिसिस करके आपको इस बात को आप प्रिडिक्ट करो, भविष्यवाणी करो, अनुसंधान करके कि भाई ये चीज संभवित में घटना हो सकती है, इसी को भी भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। और बेहतर भविष्यवाणी वही होती है जिसमें थोड़ा बहुत अनुसंधान जुड़ा होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च की जाती है, तो यही चीज समाज शास्त्र पे भी लागू होती है। समाज की घटनाओं को वास्तविक रूप से समझा जाता है कि क्या क्या आपके सामने हो रहा है। जैसे ये आपके सामने कोरोना आने के बाद में ये प्रिडिक्ट किया गया कि समाज में जो लोग हैं उनके जो काम करने का तरीका बदलेगा, या ऐसे समझ लो कि एआई आने के बाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद लोगों को काम करने का तरीका बदलेगा, लोगों का जो जीवन है वो बदलेगा, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, सुना होगा आपने। तो ये किस प्रकार से किया जा रहा है, अनुसंधान करके। तो इस प्रकार के समाज में जो अनुसंधान किए जाते हैं और इससे भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो भविष्यवाणी करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगले वाला है नीति निर्माण में सहायता। सरकार व संगठनों को प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्माण करने में भी मदद मिलती है। मतलब सरकार है वो आपके सामने क्या करती है, सरकार व संगठन है, भाई समाज के जो बदलते प्रारूप है, सरकार के पास अगर सही से डाटा रहेगा
सरकार जनगणना क्यों करवाती है आपके सामने? ताकि लोगों के बारे में जानकारी रहे। तो यही है, सरकार वो जो संगठन होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, नए नए कार्यक्रमों को लागू करते हैं, वो भी सही से तभी लागू हो पाएंगे, कब हो पाएंगे? जब आप उन सही से नीतियों का निर्माण करोगे और जो सही से आपके पास रिसर्च होगी, सही से डाटा होगी, तभी सही से नीतियों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो 5 चीजें होती हैं इसमें मुख्यतः। ज्ञान की वृद्धि होती है समाज शास्त्र में, वही किस किस प्रकार नए सिद्धांत आ रहे हैं, नई समस्या, अगर आपके पास चीजों समस्याओं का पता होगा तो समाधान करोगे। नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो पुराने वाले उन सिद्धांतों को फिर से जांच की जाती है। अगर आपके पास सही से डाटा है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो भाई आने वाले समय में ये समस्या देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास अच्छे से डाटा है, रिसर्च है, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छी नीतियों का भी निर्माण कर सकते हो। तो इसीलिए समाज शास्त्र में जो आपके सामने अनुसंधान किए जाते हैं, इनका महत्व दिखाई पड़ता है। अगले वाला पॉइंट है महत्व। क्या क्या महत्व आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान का? यह सामाजिक विकास, नियोजन व सुधार के लिए आवश्यक जानकारी जरूर प्रदान करता है। मतलब समाज के अंदर जो विकास होता है, सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक में जो नियोजन और सुधार करने की जो आवश्यक जानकारी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से जो समाज है उसका विकास करना चाहिए, है ना। अब पहले वाला समाज नहीं रहा है, नए समाज आ गए हैं, लोग एक जगह रहना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने जो समाज का जो विकास के बारे में पता चलता है, कैसे सही प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए, सामाजिक घटनाओं को किस तरीके से लागू करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से पता चलता है। यह समाज को आत्म समझ प्रदान करता है। साथ के साथ सामाजिक अनुसंधान होते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि इस समय समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन सभी समस्याओं को आपके सामने विस्तार से समझने में मदद करती है और ये एक प्रकार से अंधविश्वासों को भी दूर करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है आपके सामने? साथ के साथ अंधविश्वास है वो भी दूर होते हैं। ये सामाजिक विज्ञानों को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने और उनके विकास में भी योगदान करता है। साथ साथ क्या करता है आपके सामने? सामाजिक जो विज्ञान होता है उसको वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है और उनके विकास करने में भी योगदान देता है। तो यह था आपके सामने जो पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है। जो पहले प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य उद्देश्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगले वाला प्रश्न आपके सामने सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और जो नैतिक इथिक्स की भूमिका के बारे में बताइए। तो आपके सामने सोशल रिसर्च मेथड का जो आपका पेपर होता है उससे संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की नैतिकता और उसकी भूमिका के बारे में बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ क्या करना आपको? अगर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वीडियो को साथ के साथ आपके सामने जो अन्य वीडियो देखना चाहते हो अन्य क्वेश्चन से संबंधित तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर से देख लेना। वस्तुनिष्ठता की बात करें, सामाजिक अनुसंधान है उसकी मतलब वस्तुनिष्ठता, अगर प्रश्न को एक बार थोड़ा और डिटेल में जाए अपन गहरे में, तो उसके ऑब्जेक्टिविटी क्या है? भाई कर रहे हो आप सामाजिक अनुसंधान कर रहे हो, हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा क्या उसका क्या महत्व है ना, और क्या आपके सामने क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है, और आपके सामने हर और उसके उद्देश्यों के बारे में अपन ने जाना। इस प्रश्न में अपन जानेंगे कि जो आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान हम जो कर रहे हैं आपके सामने सामाजिक अनुसंधान, तो आपको उसको करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, साथ के साथ क्यों किया जाता है, उसकी क्या नैतिकता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इस प्रश्न के अंदर। तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है शोधकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत मान्यताओं, पूर्वग्रहों और भावनाओं व मूल्यों का अनुसंधान प्रक्रिया और परिणामों से दूर रखना। वस्तुनिष्ठता क्या है भाई? जब वो जो करने वाला व्यक्ति है ना, उसको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ ये कि जो व्यक्ति शोध कर रहा है, जो आदमी रिसर्च कर रहा है ना, अगर मान लो कि वो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, वो कोई एक मान लो एक एक्स धर्म से आपके सामने है ना, और वो वाई धर्म वाला व्यक्ति है, उसके घर पे रिसर्च करने के लिए गया, करने चला गया आपके सामने, ये छोटा एक्स ये आपके सामने समझ में नहीं आएगा। ये समझ लो आप ए नाम के व्यक्ति हो और आपका पड़ोसी है बी नाम वाला, आप ही रिसर्च करने वाले और आपका पड़ोसी बी से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। समझ में आ गया? तो अब आप रिसर्च करने जाओगे तो चाहे उसके घर में चाहे कितनी अच्छी चीजें चल रही हो, आप क्या करोगे? थोड़ी ना थोड़ी कमियां तो उसके अंदर लिख दोगे,
होता नहीं, ये अपना इंसान का भाई मन ऐसा ही होता है, इंसान का काम करने का तरीका ऐसा ही होता है, उसका विचार ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें कर देता है। तो यही चीज आपके अंदर इसके अंदर बताई गई है सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता में, कि जो शोध करने वाला व्यक्ति है वो अपनी व्यक्तिगत जो उसकी मान्यताएं हैं वो क्या सोचता है। जैसे आप एक्स धर्म से और वाई धर्म के बारे में रिसर्च करने के लिए गए और आप पहले सोच विचार लेके बैठे हो कि भाई वो तो ऐसे ही है, उनके तो इस प्रकार चीजें की जाती है, इस प्रकार चीजें की जाती है, ये सही नहीं है। एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति को कभी भी पूर्व ग्रहों से बचना है, पूर्व मान्यताओं से बचना है। साथ के साथ आप अब क्या कर सकते हो, आपके सामने भावनाओं या मूल्यों का अनुसंधान प्रक्रिया व परिणामों से दूर रखना है। साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी जो भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हो, आप क्या मूल्य है आपके, उन सब चीजों को क्या करना है, जो अनुसंधान रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है और उसके जो परिणाम है, उन सब चीजों से आपको इन सब चीजों को दूर रखना है। इनका उद्देश्य, जो आपके सामने जो रिसर्च करोगे, इनका उद्देश्य तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना है जैसा कि वे है। मतलब आपको क्या करना है, जब आप कोई भी व्यक्ति के घर पे रिसर्च करने जाओ, जैसे आप अपने पड़ोसी वाले घर पे गए रिसर्च करने के लिए, तो उसके घर पे जो वास्तविकता ना जो वो बता रहा है, उसके घर में वास्तविकता आपको पता हो, लेकिन आप वही लिखोगे जो वो बता रहा है, जो रियलिटी है। आप अपने विचार उसमें बीच में नहीं लेकर आने हैं आपको, जैसे वे है ना, जैसा शोधकर्ता उन्हें देखना चाहता। आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपको ये बताना है जैसा कि उनकी वास्तविकता में स्थिति क्या है। समझ में आ गया? आपको अपने विचार, अपने द्वेष, घृणा, सोच विचार, पूर्व मान्यताएं, भावनाएं का आप अपने बारे में लिखोगे तो आप अच्छा लिखोगे। क्यों? इमोशनल होते हो आप, उन सब चीजों से इमोशनली अटैच होते हो, तो आपको अपनी भावनाओं को भी दूर रखना है इन सब चीजों से। समझ में आ गया? सामाजिक अनुसंधान करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। आपको एक पड़ोसी वाला उदाहरण भी लेके बता दिया मैंने, मुझे उम्मीद आपको और अच्छे से समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करती है। अगर आप अच्छे ऑब्जेक्टिव, मतलब अच्छे, अगर आप वस्तुनिष्ठता लेकर चलते हो, अच्छे पॉइंट को, जैसे आपको अपना मान्यताओं को नहीं लिखना है, भावनाओं को दूर रखना है, पूर्व ग्रहों को, पूर्व मान्यताओं को आपके सामने दूर रखना है, अगर आप इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखते हो, तो क्या होगा इससे, आप जो रिसर्च करके ले आओगे, जो डाटा आपके पास कलेक्ट होगा, वो क्या होगा, एकदम सही डाटा होगा, एकदम फैक्ट डाटा होगा, मतलब जिसमें पूरे फैक्ट अच्छे से भरे भरे होंगे, पूरा फैक्ट से भरा हुआ डाटा होगा आपके पास। यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष व्यक्तिगत राय पर आधारित नहीं होकर केवल एकत्रीकृत डाटा पर आधारित होना चाहिए। मतलब इस सही ऑब्जेक्टिव होंगे, सही वस्तुनिष्ठता होगी, तो इस चीज से पता चलेगा कि जो आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हो जनता के सामने, वो केवल आपके सामने आपकी व्यक्तिगत राय नहीं है, या उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं है जो उस डाटा का निर्माण कर रहा है, जो इस रिसर्च कर रहा है, उसकी खुद की राय नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो जमीन पे हकीकत है, और जमीन पे जो आपके सामने डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो एकदम डाटा ही होना चाहिए आपके सामने। अब काफी बार आप सुनते हो एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल फेल क्यों कर जाते हैं, क्यों फेल करते हैं? क्योंकि काफी बार क्या होता है, उन एग्जिट पोलों में जो लोग जो एग्जिट पोल करते हैं, वो अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। मान लो कि वो ए पार्टी को मानते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति से वो बात करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं ए को भी वोट दे सकता हूँ, बी को भी वोट दे सकता हूँ, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मतलब वोट देने वाले दिन डिसाइड करूंगा, तो जो व्यक्ति रिसर्च करता ना, वो ए पार्टी को टिक करता दिखता है। समझ में आ गया ना? अगर कोई ऐसा चांस हो जहां पर उसके सामने उसको लगता है कि कोई व्यक्ति है 60% कोई ए पार्टी को वोट देना चाहता है, फिर लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बी पार्टी भी अच्छी है, 40% में उसको भी दे सकता हूं, तो अगर वो बी पार्टी को पसंद करता है तो वो इस पे भी टिक मार देगा 40% पर भी। तो इस प्रकार से वो क्या होते हैं, आपके सामने जो रिसर्च होती है वो फेल हो जाते हैं, एग्जिट पोल है वो फेल हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब आज आपको एग्जिट पोल की भी सच्चाई। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर कार्य प्रणाली होनी चाहिए, और अगर जब आप इस प्रकार की रिसर्च अनुसंधान करो, तो ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल होता है, लोगों की, आपके सामने लोगों से संबंधित डाटा एक छोटी चीज नहीं होती है, आप जो डाटा प्रस्तुत करोगे उसी से काफी लोगों की जिंदगी बदलने वाली होती है। क्यों? उसी डाटा को ध्यान में रखकर सरकार नीतियों का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। आपकी तो एक आपकी समझ, आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन वो आपकी एक व्यक्तिगत राय है, वो उन लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसीलिए कठोर कार्य प्रणाली को लागू करना जरूरी है कि आप जब कार्य करो तो अपनी विचारधाराओं को दूर रखो। साथ के साथ दोहराने योग्य प्रक्रिया व सहकर्मी समीक्षा महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? दोहराने योग्य प्रक्रिया क्या होती है? आपने किसी व्यक्ति से एक बार प्रश्न पूछा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं, तो एक बार फिर पूछो उसे, बार बार पूछो जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए कि ये व्यक्ति है, इसका डाटा वो सही है। काफी बार क्या है, लोग अपना गलत डाटा देते हैं आपके सामने,
समझ में आ गया? तो आपको क्या वास्तविक वास्तविक डाटा तक पहुंचने के लिए आपको क्या उनको सवालों में उलझाना है, बार बार उनसे सवाल पूछने हैं ताकि आपको वास्तविक डाटा मिल सके। साथ के साथ काफी बार हो सकता है जो आपके सामने रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, उस व्यक्ति से गलती हो जाए। भाई इंसान है, गलतियां इंसानों से होती है, तो आपको क्या करनी है, समीक्षा भी करनी होती है। काफी बार क्या करना होता है आपको, सभी चीजों की अच्छे से समीक्षा भी करनी होती है। समीक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समीक्षा करने के लिए आप एक सहकर्मी भी रखो, मतलब उसके साथ एक व्यक्ति रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर से भी आप उस एक और व्यक्ति, एक व्यक्ति ने डाटा तैयार किया, दूसरा व्यक्ति को फिर से भी भेजकर आप डाटा बनवा सकते हो, या फिर एक व्यक्ति उसको एनालिसिस करने के लिए रख सकते हो। इसके अभाव में अनुसंधान के जो जो निष्कर्ष होते हैं वो भ्रामक व पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी तो आपके सामने जो डाटा निकल कर आएगा वो कैसा होगा, वो डाटा क्या तो भ्रामक होगा आपके सामने, या फिर पक्षपात से भरा होगा। अगर इन सब चीजों का ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इन सब नियमों को नहीं माना जाएगा, तो डाटा है वो सही से नहीं आएगा, भ्रामक डाटा आएगा और पक्षपात से भरा हुआ डाटा आपके सामने दिखाई देगा। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता। नैतिकता मतलब नैतिकता का क्या अर्थ होता है कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। जब आप किसी चीज का जब आप अनुसंधान करो तब आपको किन किन चीजों को सही से नैतिक तरीके से, सही तरीके से डाटा देने के लिए चीजों को ध्यान में रखना है। नैतिकता का तात्पर्य है अनुसंधान के दौरान नैतिक सिद्धांतों व मूल्यों का पालन करना। मतलब जब आप जिस समय जो डाटा का निर्माण कर रहे हो उस समय नैतिक चीजों को, नैतिक प्रक्रियाओं को, नैतिक सिद्धांतों को आपसे सही से मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह शोधकर्ता के आचरण व शोध प्रतिभागियों के प्रति उसका व्यवहार पे विशेष संबंधित है। मतलब काफी बार क्या हुए, भाई कोई व्यक्ति के आपके घर पे गए, वो उसकी समझ लो अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई हो रखी थी और आप गए, आपसे जाते उसने लड़ाई कर ली। तो ये नहीं कि आप उससे लड़ाई करोगे, आप भाई आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से उपयोग करना है, आपको थोड़ा सा उसके जैसे बातें करनी है थोड़ी देर। काफी बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, वो आपसे इतने काउंटर सवाल पूछेंगे, आप ये क्यों पूछना चाहते हो। हमारे भारत वालों की आदत होती है ना ये वाली कि मैं तो नहीं बताऊंगा, आप तो पता नहीं क्या करोगे, ऐसे वैसे 10 चीजें पूछेंगे। लेकिन आपको उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत व्यवहार रखना है और धीरे धीरे आपको उनको बातों में लेना है, उनको संतुष्ट करना है, उनको विश्वास दिलाना है कि आप इस डाटा जो आप लेकर जा रहे हो इससे क्या होगा, उनका ही भला होगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत जरूरी है, जो रिसर्च कर रहा है, जो प्रतिभागी है, जो डाटा ले रहा है लोगों से, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसको नैतिकता का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कौन सी नैतिकता का पालन करना जरूरी है? पहला है सूचित सहमति। प्रतिभागियों को अनुसंधान के उद्देश्यों व जोखिमों के बारे में सूचित करना और उनकी सहमति लेना जरूरी है। मतलब जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके सामने रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि हम आपका ये डाटा ले रहे हैं, वो ये तो डाटा है और इस डाटा आपके सामने ये सरकार इस चीज से उसका उपयोग करेगी, इस चीज से आपके सामने काम लेगी। साथ के साथ इसका इस तरीके से गलत उपयोग भी हो सकता है। समझ में आ गया? हर चीज आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है। आप ये नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को उसके जोखिमों के बारे में नहीं बताओ, साथ के साथ उस व्यक्ति की सहमति लेना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि जो कंपनी वाले करते हैं ना, आपके सामने आपका डाटा ले लिया और उसको बेच देते हैं अपने फायदे के लिए। इस तरीके से नहीं करना आपको। आप अगर किसी व्यक्ति का डाटा लो तो उससे सहमति लेना जरूरी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने गोपनीयता और गुमनामी। प्रतिभागियों की पहचान और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को गोपनीय रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो प्रतिभागी आपके सामने भाग ले रहे हैं आपकी जो पूरी की पूरी रिसर्च के अंदर, उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको आपके सामने गोपनीय रखना भी बहुत जरूरी है। कि भाई जो आपके सामने जो कौन व्यक्ति आपको डाटा दे रहा है उसके बारे में आपको सारी चीजें नहीं बतानी है। उसका फेस आप ब्लर कर सकते हो, उसकी फोटो किसी को नहीं देना, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो व्यक्तिगत जानकारी है वो किसी और व्यक्ति को साझा नहीं करनी है। आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना होता है। अगले वाला पॉइंट है हानि से बचना। प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक व सामाजिक हानि से नहीं पहुंचाना। मतलब काफी बार क्या करते हैं लोग, डाटा लेकर कोई निजी बात जानकर किसी दूसरे को पहुंचा देते हैं, फिर क्या होता है, वो लोगों को नुकसान होता है, या काफी इसको क्या बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक नुकसान या फिर सामाजिक नुकसान। काफी बार क्या लोग आपके सामने रिसर्च के लिए डाटा लेने लग गए, आपस में लड़ाई करने लगे जिससे डाटा ले, तो इससे भी क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को आपने शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया। ये भी नहीं करना है। तो ना कोई व्यक्ति से आप डाटा ले रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके घर पे ना तो आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानि आपको नहीं पहुंचानी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने डाटा की ईमानदारी।
डाटा में हेरफेर नहीं करना है और परिणामों में आपको ईमानदारी से प्रस्तुत करना है। तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है कि डाटा में आपको किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं करनी है, साथ के साथ जो परिणाम है उसमें आपको पूर्ण रूप से क्या करनी है, ईमानदारी को बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ईमानदारी से अगर आप सही से काम करोगे, ईमानदारी का प्रयोग करोगे, तो आपका डाटा है वो बहुत ज्यादा सही रहेगा। समझ में आ गया? आप अपनी पूर्व अनुमान, भावनाएं, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपको। जवाबदेही, अनुसंधान के नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना है। साथ के साथ रिसर्च करने के लिए जो आपके सामने दिशा निर्देश दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जो आपसे रिसर्च करवा रहा है, उनके दिशा निर्देशों को अच्छे से आपको जानना है, उनको अच्छे से उपयोग करना है। नैतिक अनुसंधान की स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आपके द्वारा बस वो आपको दे दिए हैं, वो आपके सामने जो किन किन चीजों ध्यान रखना, आप उनका कभी पालन नहीं कर रहे हो। जो कंपनी इस प्रकार का रिसर्च करती है उसको जनता, उनको ट्रस्ट भी करनी चाहिए, उनकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी को भी पालन करना जरूरी है, ताकि जो रिसर्च होती है उसके क्या मानवीय मूल्य हैं उनका क्या किया जा सके, रक्षा की जा सके। अगर आप सही से काम करोगे तभी लोग आपका क्या करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपके रिसर्च पे विश्वास करेंगे। अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आप पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। तो आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारियों को आपको अच्छे से पालन करना है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।